नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक मुंबई में होने वाली है और यह बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जिसमें कुल 15 पार्टियां शामिल थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें इस दौरान 17 और 18 जुलाई को यह बैठक हुई थी और इसमें 26 राजनीतिक दल जो थे वो शामिल हुए थे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में होने वाली बैठक में कुछ और पार्टियां शामिल हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने के भी संकेत दिए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गांधी परिवार पर निशाना बोलते हुए कहलाया है कि वो गांधी परिवार की दुखती रग है और इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की अमेठी में अंतर भी उन्होंने बताया है। और साथ ही अमेठी के विकास कार्यों पर बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां पर कई तरीके के निवेश हुए हैं, जिससे इलाके के विकास को गति मिली है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि उन्होंने अपना संकल्प पूरा करते हुए अमेठी में अपने परिवार के लिए घर बनाया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए वो कहती हुई नजर आई हैं कि परिवार का मतलब वो नहीं जिसने मेरा खून का रिश्ता हो, और साथ ही इसका मतलब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना माना है। उधर आम आदमी पार्टी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी एकता को झटका देते हुए बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपके महासचिव संदीप पाठक ने दिल्ली में बिहार संगठन से जुड़े नेताओं से बैठक की है और बैठक में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने माना कि चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन का होना जरूरी है। पार्टी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और उसमें केजरीवाल और नीतीश कुमार दोनों ही मौजूद रहेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी तय करेगी कि कब लड़ना है। वहीं पार्टी नेताओं का मानना है कि चुनाव लड़ने से पहले पार्टी को संगठन मजबूत करना होगा और उसका विस्तार करना होगा। उधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। सीएम शिवराज चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 250 रुपए में देने, हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपए का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से राज्य में लाडली बहन योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को 1000 रुपए की जगह अब 1250 रुपए मिलेंगे। लाडली बहना सम्मेलन में शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति को और साथ ही उसकी रोकथाम के लिए भी अगले साल से नई शराब नीति बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस स्थान पर शराब की दुकान का महिलाएं विरोध कर रही हैं, वहां पर भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आरक्षण का इस दौरान उन्होंने बात करते हुए बड़े ऐलान किए हैं और सीएम ने कहा है कि अभी तक पुलिस विभाग में महिलाओं को 30% ही आरक्षण मिलता था, लेकिन अब आगे से ये बढ़कर 35% हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह ने एक बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। आपको बता दें कि सावन के महीने में 450 रुपए में सिलेंडर का ऐलान किया और इसी के साथ में जो राशि थी वो 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब जो राशि मिल रही थी वो 1000 थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है। यानी कि शिवराज सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा दिया है। और साथ ही उन्होंने सावन में 450 रुपए में सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने योजना के तहत जब महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं उसकी भी राशि अब बढ़ा दी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए से देशवासियों को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि मिशन चंद्रयान नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में अपनी कविता भी पढ़ी। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। चंद्रयान की सफलता ने बता दिया है कि सफलता के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं।
चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर साल में जीतना चाहता है, और साथ ही ये भी कहा है कि हर हाल में जीतना भी जरूरी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मिशन नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में कई महिलाएं, वैज्ञानिक और इंजीनियर सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं, और साथ ही पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा है कि भारत की बेटियां अब अनंत समझने, इस दौरान उनकी भी जो समझ है वो उस दौरान समझने आने लगी है, और साथ ही अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं अब बेटियां। और किसी भी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो तो उस देश का विकास होना और साथ ही उस देश के विकास को कोई रोक भी नहीं सकता है। हाँ, ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। और भारत में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, तो वहीं इस बीच आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारत विरोधी घटना को अंजाम दिया है। खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली के 8 मेट्रो स्टेशनों को निशाना बनाते हुए उनकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। SFJ आतंकी संगठन ने ये नारे शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम बिहार, उद्योग नगर, महाराज और साथ ही सूरजमल स्टेडियम, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, नागलोई, पंजाबी बाग और साथ ही नागलोई मेट्रो स्टेशन पर भी लिखे हैं। इन नारों में खालिस्तानी जिंदाबाद, पंजाब भारत का हिस्सा नहीं जैसी बातें लिखी हुई हैं। सूचना मिलने के बाद मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी जगहों पर पुलिस भेजकर नारे मिटा दिए गए हैं। मेट्रो पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के पास ही 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक दिल्ली में होगी। G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल आपको बता दें कि 43 प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने आ जा रहे हैं। इसमें भारत के अलावा G20 के 18 सदस्य देशों और साथ ही यूरोपीय यूनियन के प्रमुख शामिल होंगे। 9 देशों के प्रमुख आमंत्रित भी किए गए हैं और साथ ही 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख G20 में शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना इलाके में आने वाले दत्तपुरक की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट में कई घरों भी इस दौरान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ ही घायलों को इलाज के लिए बरासात अस्पताल भी ले जाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की टीएमसी नेताओं की मदद से ये चलाई जा रही हैं और इसके लिए पुलिस को पैसा भी दिया जाता है। इससे पहले भी पूर्व मेदिनीपुर जिले के एग्रा में भी मई के महीने में एक अवैध फैक्ट्री
में विस्फोट हो गया था और इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। तो पश्चिम बंगाल की खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के नेताओं के संरक्षण में ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही है और साथ ही प्रशासन पर भी पैसे लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये जो विस्फोट हुआ है, इस फैक्ट्री को लेकर अब जांच शुरू होगी। इससे पहले भी इसी तरीके की एक फैक्ट्री में भी इस तरीके का विस्फोट हुआ था। उस दौरान 9 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं एक बार फिर से पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें 8 लोगों की मौत, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और साथ ही आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त इस दौरान हुए हैं। और दत्तकुरक में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ता और साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिस मात्रा में विस्फोट मिले हैं, उससे साफ है कि बंगाल सरकार ने विस्फोटकों को जहां चाहे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार चलाने की पूरी आजादी दी गई है। जब कोई धमाका होता है तो हमें पता चलता है कि किसी की मौत हो गई है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं और अवैध कारोबार चलता रहता है, क्योंकि सरकार चुप रहना पसंद करती है। और भुगतान, इस दौरान अगर बात की जाए इस पूरे हमले में और जिस तरीके से ये हादसे होते हैं, इसका खामियाजा जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसमें यह स्पष्ट होते हैं कि बंगाल की सरकार ने सारे विस्फोटक पदार्थों को जहां तहां इस्तेमाल करने की इजाजत दे दिए हैं। सारे विस्फोटक व्यापारियों को अपना कारोबार करने के लिए खुली छूट दे चुके हैं और इसके चलते ये विस्फोटक और इसके साथ साथ आम लोगों की मौत की कतार रुकने का, थामने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सरासर बंगाल की सरकार की नाकामियां दर्शाते हैं। पता नहीं कब तक ये सिलसिला जारी रहेंगे, लेकिन यहां जब किसी को मौत होते हैं तब हमें पता चलता कि विस्फोटों के चलते मौत हुई है। बाकी 2-4 दिनों के अंदर विस्फोटक जिस तादाद में हमें देखने को मिलते हैं। उधर मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सीएम योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और साथ ही बता दें कि मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुई छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग ने भी नोटिस भेजा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल के मानकों को लेकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक स्कूल बंद कराने का भी आदेश दिया गया है। बीएसई ने कहा है कि स्कूल संचालित नहीं हो सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल के छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और अब खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि कोतवाली सोरो क्षेत्र के गोलाकुआ तिराहे के पास मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गोली लगने से शातिर अपराधी घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
और अब खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां बीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला वकील के ऊपर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया है। दरअसल पीड़ित महिला कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तभी असलम मोहम्मद, जाहिर खान, साबिर और साथ ही उनके घर में जबरदस्ती घुसे और महिला को पूजा पाठ करने के लिए मना किया गया और साथ ही कहा कि अगर यहाँ रहना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा, नहीं किया तो जान से मारने की भी धमकी दी है और कहा है कि अगर मुस्लिम धर्म अपनाती है तो उसे वक्फ बोर्ड की चेयरमैन पद का और साथ ही 2 लाख रुपए भी उसे दिए जाएंगे। मुस्लिम लड़की से शादी कराई जाएगी और साथ ही बोर्ड से काफी मदद भी इस दौरान दी जाएगी। पीड़ित की अगर बात करें तो इस दौरान पीड़िता ने जब इन सब चीजों के लिए मना किया तो साबिर ने पीड़िता का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा कि यहाँ तुम्हें रहने के नहीं दिया जाएगा और तुम्हें जान से मार देंगे। वहीं पीड़िता ने पुलिस चौकी में अपना आवेदन दिया है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। मैं अपने कमरे में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा चला रही थी, तभी असलम बेग, साबिर, मोहम्मद जाहिद खान, अमजद खान, ये चारों लोग मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस आए और इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगी और ना यहाँ कोई हनुमान चालीसा सुनाया जाएगा। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, यहाँ मस्जिद है तो अयोध्या के लोगों को आपके हनुमान चालीसा से बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं चलेगा और ना ही कोई पूजा पाठ की जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो। हिंदू धर्म में क्या रखा है? और अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगी तो आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनब्बर पटेल 2 लाख रुपए देंगे, मुस्लिम लड़के से आपकी शादी करा देंगे और आपको बोर्ड से काफ़ी मदद भी देंगे। तो मैंने ऐसा करने के लिए उन लोगों को मना किया तो साबिर ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा ज़बरदस्ती और मुझसे कहने लगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो यहाँ तुम्हें रहने नहीं देंगे और तुम्हारे लिए जान से मरवा देंगे। तो मध्य प्रदेश के सागर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक हिंदू युवती घर के अंदर पूजा पाठ कर रही थी कि इसी दौरान कुछ मुस्लिम युवक उसके घर में घुसे और साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाने लगे और साथ ही ये भी कहा कि अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन बना दिया जाएगा, साथ ही 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और इसी के साथ में ये भी धमकी दी है अगर वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसको जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में जाकर इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश के सागर से ये खबर सामने आई, जहां पर महिला पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया, मना करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब पीड़िता का बयान सामने आया, उसने कहा कि वो घर के अंदर पूजा पाठ कर रही थी कि उसी दौरान कुछ मुस्लिम युवक घर के अंदर घुसते हैं और इसी के साथ उस पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती है तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन बना दिया जाएगा और इसी के साथ में 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान अगर वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और इसी खबर पर मेरी सहयोगी निशी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। निशी, जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब एमपी से भी मामला सामने आया, घर के अंदर पूजा कर रही है युवती और उसके बाद उस पर इस तरीके का धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। सही कह रही है, से मामला सामने आया सागर से, जहां पर एक महिला जो कि अधिवक्ता और अधिवक्ता, उसके बाद उस पर जान के धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। जब वो अपने घर में पूजा पाठ कर रही थी तो उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त अचानक से 3 लोग उसके कमरे में घुसते हैं और उसके बाद उसको उस पाठ पूजा करने से रोकते हैं। और आपको बता दें, वो 3 लोग उससे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप यहाँ पर पूजा पाठ
नहीं कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मथुरा के जय थाना क्षेत्र के कस्बा चौमुआ में से 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते मात्र 3 घंटे के अंदर ही सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है। बच्चे के मिलने पर जहां परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है, तो वहीं पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। जिसकी उम्र करीब 6 साल है, ये आज स्कूल से अपनी बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा इसको उठाया गया और सौभाग्य से सूचना पुलिस को जल्दी मिली और पुलिस इसका पीछा करना शुरू कर दी। इसमें इन लोगों ने जो बच्चों को उठाए थे, इन लोगों ने बच्चे को भौगांव के पास छोड़ दिया और आगे चले गए। हमारी पुलिस टीम लगातार ट्रैक कर रही थी, बच्चे को सकुशल बरामद कर ली है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।